दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारे संविधान में वो कौन सी सबसे बड़ी गारंटी है जो हमें एक आजाद और सम्मान भरी जिंदगी देती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं मौलिक अधिकारों की जो असल में भारतीय संविधान की जान है। सोचिए, जब भारत नया नया आजाद हुआ था तो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि एक देश अपने लोगों से आखिर क्या वादा करता है। और इसका जवाब वो उन वादों में मिला जो हमारे संविधान की आत्मा बन गए। और सच कहूं तो ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए, मौलिक अधिकारों की इस गारंटी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई इनकी जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, दशकों की गुलामी के बाद आजाद भारत को अपने उसूल तय करने थे, अपने आदर्शों को दुनिया के सामने रखना था। और इसी सोच के साथ जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प पेश किया। ये बस एक प्रस्ताव नहीं था, ये उस नए भारत की नींव थी जिसका सपना हर कोई देख रहा था। और ये जो संकल्प था ना, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं थे, ये तो एक तरह से नए भारत का मैनिफेस्टो था, एक घोषणा पत्र। और मजे की बात यह है कि यही संकल्प आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना मतलब कि प्रियम्बल का बेस बना, जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो इतनी बड़ी गारंटी हमें मिली है ना, इससे सिर्फ कुछ जाने माने चेहरों ने नहीं लिखा था। नहीं, इसके पीछे सैकड़ों दूरदर्शी लोगों की मेहनत थी, जिनका जिक्र अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता है। आपको पता है, जब हमारे संविधान पर दस्तखत हुए तो उन 284 सदस्यों में 15 महिलाएं भी थीं। सोचिए, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, ये वो नाम हैं जिनका योगदान सच में बेशकीमती था। खास तौर पर हंसा मेहता जी की बात करें तो ये वही थीं जिन्होंने यूएन डिक्लेरेशन में एक छोटी सी पर बहुत बड़ी बात बदलवाई थी। उन्होंने ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल को बदलवाकर ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल करवाया। और यही सोच, यही बराबरी का जज्बा उन्होंने हमारे संविधान में भी शामिल करवाया। तो हंसा मेहता और दाक्षायनी वेलायुधन जैसी इन महान हस्तियों ने ये पक्का कर दिया कि संविधान में जो समानता का वादा है वो सिर्फ कहने की बात न रह जाए, बल्कि पहले दिन से ही हर एक इंसान के लिए हकीकत बने। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी गारंटी का स्ट्रक्चर क्या है, आखिर ये है क्या? तो समझिए, ये 6 मजबूत खंभों पर, यानी हमारे 6 मौलिक अधिकारों पर टिकी हुई हैं। तो हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यही भारत में हमारी नागरिक आज़ादी की नींव हैं, उसकी बुनियाद हैं। वैसे सोचने वाली बात है कि इनमें से सबसे ज़रूरी अधिकार कौन सा है? अच्छा, तो सबसे पहला स्तंभ है समानता का अधिकार। ये तो हमारे लोकतंत्र की नींव का पत्थर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मतलब चाहे कोई दुकान हो, होटल हो या कोई पब्लिक पार्क, किसी को भी उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। यही तो है आर्टिकल 15 का निचोड़। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर। ये वो अधिकार हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमारी सबसे बुनियादी आज़ादियों की बात करता है। आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 बहुत ही जरूरी आज़ादियां मिलती हैं। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा होने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी। इतना ही नहीं, देश में कहीं भी घूमने फिरने और बस जाने की आज़ादी। और हां, जो प्रेस की आज़ादी की बात होती है वो भी इसी का हिस्सा है। इसके बाद आते हैं अगले 3 स्तंभ। ये मिलकर हर इंसान के सम्मान, उसकी आस्था और उसकी संस्कृति की हिफाजत करते हैं। जैसे आर्टिकल 23 और 24, ये मानव तस्करी और बाल मजदूरी जैसी भयानक चीजों पर रोक लगाते हैं। वहीं दूसरे आर्टिकल्स हमें अपने धर्म को मानने और अपनी संस्कृति को बचाए रखने की पूरी आज़ादी देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी वादा या गारंटी तभी तक तो मजबूत होती है जब तक उसे लागू करवाने वाला कोई हो, है ना? तो फिर सवाल यह है कि हमारे इन अधिकारों का गार्डियन, इनका संरक्षक कौन है? और इसका जवाब है आर्टिकल 32। पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान के दिल और आत्मा कहा था। और क्यों ना कहते? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। यही वो अनुच्छेद है जो हमें यह ताकत देता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी की वजह से ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं रह जाते। और इन अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 5 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, जिन्हें रिट कहते हैं। ये एक तरह के आदेश होते हैं। जैसे एक है हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इसका मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से पकड़ लिया गया है तो कोर्ट तुरंत उसे पेश करने का ऑर्डर दे सकती है। इसी तरह एक है मैंडेमस यानी परमादेश, जिससे कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देती है जो वो नहीं कर रहा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये जो गारंटी है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है, विकसित होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टिकल 21। लिखा तो बस इतना है कि किसी को भी कानून के बिना उसकी जिंदगी या आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता, पर सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या करके इसके मतलब को बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है। चाहे गोलकनाथ केस हो या फिर ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, या फिर मेनका गांधी का मामला, इन सब बड़े बड़े फैसलों के जरिए हमारी न्यायपालिका ने ये पक्का किया है कि इन अधिकारों की जो आत्मा है उसे कानून के शब्दों में फंसाकर कमजोर ना किया जा सके। और इसी न्यायिक व्याख्या का नतीजा है कि आज जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। नहीं, अब इसमें अच्छी सेहत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और यहां तक कि साफ पानी और पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। यही तो दिखाता है कि हमारा संविधान कितना वाइब्रेंट और जीवंत है। और आखिर में जस्टिस हंसराज खन्ना की ये बात हमें एक बहुत जरूरी चीज याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत है हमेशा सतर्क रहना। संविधान हमें अधिकार तो देता है, पर उन अधिकारों के असली रक्षक तो हम लोग ही हैं। ये हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है।